कल तक जो भाई अपनी बहन के सपोर्ट में था वो अपनी बहन के खिलाफ है और सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर गया, माफी मांगी, इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया और उसके बाद दोनों परिवार आमने सामने भी आकर के बात करते हुए दिखाई पड़े। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हनीमून पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलोंग गए थे, लेकिन वहां से लौटी तो राजा की लाश। फिर सोनम की लापता कथा ने दोनों ही परिवारों की टेंशन तब और बढ़ा दी जब सोनम का कोई अता पता नहीं था। और जब सोनम सामने आई तो कल तक जो परिवार एक दूसरे के साथ मेघालय पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा था, अब एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर चलाने लगा। सोनम जो है, सोनम ने इस प्रकार से उसको प्लानिंग करके मारा है। यानी सोनम की माँ को सब पता था, सब पता राज के बारे में, सब राज के पता था। मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है और वहाँ की पुलिस का भी हाथ है। राजा और सोनम के परिवार के बीच फैमिली ड्रामे का जब क्लाइमेक्स आया तो एक तरफ राजा की माँ थी तो दूसरी तरफ सोनम का भाई, जो इस धर्म संकट में पड़ा था कि वो बहन के साथ खड़ा रहे या फिर उस परिवार के साथ जिस पर उसकी बहन की वजह से मातम पसरा है। आज जब सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा तो उसने राजा की मां से हाथ जोड़कर माफी मांगी, क्योंकि उसके जिगर के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े करने का इल्जाम उसकी बहन पर है। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। एक भाई ने अपनी बहन की गलती के लिए माफी मांगी तो एक माँ का सीना फट पड़ा और आंखें बरस पड़ी। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उसको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी राजा की मां से अपनी बहन की गुनाहों की माफी मांगने के बाद गोविंद ने साफ साफ कहा कि अब सोनम से उनका कोई नाता नहीं है। उनको भाई दखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से, हम केस लड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। हालांकि सोनम के भाई ने मीडिया के सामने ये भी बताया कि उसे राज और सोनम के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद सोनम के परिवार ने अब उससे किनारा कर लिया है। राजा रघुवंशी के घर आने से पहले गोविंद ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी को फोन किया था और मीडिया के सामने सोनम को परिवार से बेदखल करने की बात कही थी। गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपने पैसे से दूर चले गए। इस मर्डर मिस्ट्री में फैमिली ड्रामे का क्लाइमेक्स राजा और सोनम के परिवार के बीच ही नहीं चला, बल्कि सत्याकांड के सबसे अहम किरदार राज कुशवाहा की मां और राजा रघुवंशी की मां भी जी मीडिया के लाइव शो में जुड़े और फिर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी। अच्छे गुनेगार हैं, सबसे बड़ी तो सोनम ही गुनेगार है इस बीच में, उसके बाद में राज है, पुष्पा है, उसके बाद में वो तीनों लड़के भी गुनेगार हैं, क्योंकि तीनों लड़के को उनने बुलाया और किस तरह से उस लड़के ने मेरे बच्चे के ऊपर पीछे से वार करा। ये पूरी साजिश रची हुई है। मेरे लिए तो मेरा बेटा बेकसूर है, पर अब ये सब सुनती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या कर दिया, इसको क्या हो गया। पर आप भी मेरे बच्चे से मिलते भैया रहते तो आपको भी ऐसा लगता कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं को बोलती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पता कर लो। दरअसल सोनम ने जो करतूत की है उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी, लेकिन इस गुनाह में जितने भी किरदार शामिल हैं उनके परिवार पर आफत टूट पड़ी है। इंदौर से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।
लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेघालय पुलिस अब एक और अभियान शुरू कर रही है, एक और ऑपरेशन शुरू कर रही है, ऑपरेशन हनीमून पार्ट 2। इसके तहत पुलिस अब मौका वारदात पर जाएगी, घटनास्थल पर जाएगी, सीन रिक्रिएट करेगी और सोनम और राज कुशवाहा को आमने सामने बैठा करके पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि जो सबूत मिले उन सबूतों के हिसाब से राजा के कत्ल में सोनम शामिल है। लेकिन पता लगाने की कोशिश पुलिस की यह भी है कि कत्ल की सुपारी किसने दी और कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया गया। राजा की मर्डर मिस्ट्री, खुलने वाली है गुत्थी। सोनम ने कत्ल किया, अब कंफर्म हो गया। साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में यह तो साफ हो गया कि राजा रघुवंशी को उसकी ही पत्नी ने मारा और इस साजिश में राज कुशवाहा भी शामिल था। राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए 3 सुपारी किलर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और फिर इन सुपारी किलर्स ने शिलोंग में राजा को मौत के घाट उतार दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना ही होगा, सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। बट एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल। हाँ सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून का यह पहला चरण था जिसमें राजा रघुवंशी के कातिलों को अपने शिकंजे में लेना था, लेकिन अब मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून पार्ट 2 का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन हनीमून पार्ट 2, और अब यहीं से मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून पार्ट 2 शुरू हो गया है, क्योंकि अब तक सोनम और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए मेघालय पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे। मेघालय पुलिस पहले ही कह चुकी है कि उसे 3 और 4 जून को ही राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल हर किरदार का पता चल चुका था, लेकिन वो सबूतों को जुटा रही थी ताकि जब कानून के हाथ उन तक पहुंचे तो फिर किसी भी हाल में वो बच ना पाए। We are collecting evidence piece by piece. So like I've said, हम लोग only from that Instagram post which is made also, it is one of the matter. लेकिन we have to collect more evidence, and piece by piece, like I've mentioned, we are able to collect evidence, and after studying all the data, then only we will. दरअसल जब पुलिस को राजा की हत्या में 3 आरोपियों के शामिल होने की बात का पता एक लोकल गाइड से चला, तब से ही वो हर तार से तार को जोड़ने के लिए सबूत जुटा रही थी, जिसके बाद मेघालय पुलिस के हाथ खून से सनी आरोपी की शर्ट, टूटा हुआ मोबाइल फोन, खून से सना रेनकोट, हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार, सुपारी किलर्स के फिंगरप्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। सबूत काफी हैं जो राजा के गुनहगारों को फांसी तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेघालय पुलिस राज कुशवाहा और सोनम की आमने सामने की पूछताछ कर सकती है। हत्या में शामिल 3 आरोपियों की भी सोनम के सामने भी पूछताछ संभव है। मेघालय पुलिस घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उसे शिलोंग लाया गया, जहां पर बीती रात उसका मेडिकल टेस्ट कर सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया। इसके बाद इंतजार था उन 4 आरोपियों का जो इस कॉन्स्पिरेसी में और हत्या में शामिल थे, सोनम का साथ दे रहे थे। उन सभी आरोपियों को पुलिस सदर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और अब उन्हें कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड ले ली गई है, जिसके बाद अब आगे की जो जाँच है वो तेज होगी। मेघालय पुलिस ने सोनम से पूछताछ के लिए सवालों की पूरी लिस्ट भी बना ली। सूत्रों के मुताबिक मेघालय पुलिस सोनम से पूछ सकती है, क्या तुमको राजा ब्लैकमेल कर रहा था? क्या परिवार को राज और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता था? हत्या का प्लान अकेले बनाया था या कोई और भी शामिल था? शादी के पहले तुमने अपनी माँ को राज के बारे में बताया था? राजा को मारने का प्लान तुमने कब बनाया? राजा की हत्या के बाद तुम कहाँ कहाँ गई थी? शिलोंग जाने का पूरा प्लान तुम्हारा था या राज का? सवाल कई हैं और इसका पता ऑपरेशन हनीमून पार्ट 2 में ही चलेगा। शिलोंग से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा 5 सुराग बताता हूं आपको जिन्होंने सोनम की हर साजिश का खुलासा कर दिया। इन 5 सुरागों में सीसीटीवी फुटेज है, इनमें मोबाइल की कॉल डिटेल्स है, इनमें सोशल मीडिया प्रोफाइल की डिटेल्स है, होटल से लेकर के स्कूटी वाले का बयान शामिल।
ये रिपोर्ट आपको आज जरूर देखनी चाहिए। एक कातिल बीवी, 3 सुपारी किलर और वो 10 सुराग, जिसने इस हत्याकांड की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सोनम ने प्लान तो बहुत सोच समझकर बनाया। इंदौर से लेकर शिलांग तक बचने की तैयारी भी खूब की, मगर शिलांग पुलिस ने सोनम के तमाम तिगड़म के बावजूद इस मर्डर मिस्ट्री के मकड़जाल को सुलझा ही लिया। शिलांग पुलिस के हाथ ऐसे 5 सुराग लगे जिसने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करने में बड़ी भूमिका निभाई। पहला सुराग, सीसीटीवी फुटेज। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और 22 मई के सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम एक साथ होटल के बाहर स्कूटी से आते दिखे। दोनों सूटकेस रखकर घूमने निकल गए। बाद में वो स्कूटी लावारिस हालत में मिली। एक और फुटेज में सोनम राजा से दूर खड़े होकर मोबाइल पर चैट करती दिखी। इसके बाद सोनम भीतर गई और फिर दोनों साथ में बाहर गए। सोनम की इस गतिविधि से पुलिस को शक हुआ। दूसरा सुराग, कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। सोनम की कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को राजा के कातिलों तक पहुंचने में काफी मदद मिली। राजा और सोनम की आखिरी मोबाइल लोकेशन डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के पास थी। 23 मई के बाद सोनम का मोबाइल बंद हो गया था, लेकिन राज कुशवाहा का नंबर एक्टिव था। पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के कॉल रिकॉर्ड की जांच की, जिससे साजिश का खुलासा हुआ। क्योंकि राज कुशवाहा गिने चुने नंबर पर ही बात कर रहा था, पुलिस ने जब नंबर्स को सर्विलांस पर डाला तो पता चला कि जिस दिन राजा और सोनम मेघालय आए थे, उसी के आसपास ये नंबर भी एक्टिव हुए थे। और तो और, इनमें से एक नंबर पर सोनम के मोबाइल से मैसेज भी किए गए थे, जिससे पूरा कनेक्शन जुड़ता नजर आया। तीसरा सुराग, सोशल मीडिया अकाउंट। राजा और सोनम का मोबाइल 23 मई की दोपहर को एक साथ बंद हुआ। इससे पहले राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से दोपहर 2 बजे एक पोस्ट हुआ। पुलिस को शक इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले सोनम ने राजा के साथ एक भी तस्वीर या पोस्ट शेयर नहीं की थी। चौथा सुराग, स्कूटी और जीपीएस डाटा। राजा और सोनम ने किराए पर जो स्कूटी ली थी, उसकी जीपीएस लोकेशन से पता चला कि 23 मई को दोपहर 2 बजे, यानी जब राजा की हत्या हुई, उस वक्त स्कूटी की स्पीड 0 थी, यानी वो स्कूटी कहीं रुकी हुई थी, जिससे वारदात का वक्त और लोकेशन दोनों क्लियर हो गए। आपकी स्कूटी का मूवमेंट सिर्फ एक ही जगह पार्क हो गई, इसके बाद कहीं और नहीं चली? नहीं और कहीं नहीं चली। यानी 22 तारीख को यहाँ से गए, 22 तारीख की आपकी स्कूटी कोई और मूवमेंट नहीं हुई, ये जीपीएस पे आपको पता चल गया। 23 को कहीं गई थी स्कूटी? 23 को फिर वो लोग वहाँ से निकले थे डबल डेकर से, शिलोंग के लिए आ रहे थे। हाँ, तो उसके बाद तो मेरे को, क्योंकि मेरे को पेमेंट किए थे 22, 23, 24, 25 के लिए, तो 25 को लोग वापस आने वाले थे, तो हम इसलिए कॉल नहीं किया था। तो 24 को कॉल आया था पुलिस स्टेशन से, आपका गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। पांचवा सुराग, मर्डर वेपन और शर्ट। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान मौका वारदात से खून से सना हथियार और एक लेडी शर्ट मिली थी। इसके अलावा एक रेनकोट भी बरामद हुआ था, जो सीसीटीवी फुटेज में सोनम पहने हुए नजर आ रही थी। सोनम ने राजा की हत्या करने के बाद उससे बचने के लिए कई फूल प्रूफ प्लान बनाए थे, लेकिन उसके सारे प्लान तब फेल हो गए जब पुलिस के पास एक एक कर इस हत्याकांड से जुड़े कई सुराग हाथ लगने लगे, जिसमें वो स्कूटी मालिक शामिल रहा, जिसकी स्कूटी का इस्तेमाल कर सोनम और राजा शिलोंग से चेरापूंजी गए थे। सोनम का पर्दाफाश करने वाले सुराग आपने देखे, लेकिन सोनम का शातिरपना कैसा था, ये देखिए। उसने राजा को मारने के लिए सिर्फ एक प्लान पर काम नहीं किया था, बल्कि सोनम ने राजा को मारने के फुल प्रूफ प्लान बनाए और 2 प्लान बनाए, प्लान ए और प्लान बी भी, ताकि किसी भी कीमत पर उसका मंसूबा पूरा हो। सोनम का मिशन राजा रघुवंशी, फुल प्रूफ प्लानिंग। राजा को मरना ही था, प्लान ए नहीं तो प्लान बी रेडी था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर गुजरते दिन के साथ नए राज खुल रहे हैं। सोनम ने कितनी शिद्दत से अपने पति की हत्या की साजिश रची, इसका सबसे बड़ा सबूत यह कि सोनम ने राजा को मारने के लिए 2 प्लान तैयार किए। प्लान ए के मुताबिक 22 मई को राजा को मारने की तैयारी की गई। प्लान था कि सेल्फी पॉइंट से राजा को खाई में धक्का दिया जाए, लेकिन बारिश और अंधेरी की वजह से प्लान को बदला गया। इसके बाद प्लान बी पर अमल हुआ, जिसके तहत 23 मई को ट्रैकिंग के दौरान राजा की हत्या की गई। प्लान बी को अंजाम देने के लिए सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज के भेजे मोहरों का इस्तेमाल किया। सभी हत्यारे अनजान बनकर राजा से मिले, खुद को इंदौर का बताया, राजा से जान पहचान बढ़ाई, राजा को भरोसे में लिया। सोनम ने वहां भी ड्रामा रचा।
राजा को कहा कि उसको आगे डर लग रहा है और इसलिए तीनों को साथ लेकर जाना चाहिए। राजा तैयार हुआ, मगर आगे जाकर उन्हीं अनजान मुसाफिरों ने उसे मौत के घाट उतारा। हालांकि इस प्लान को अंजाम देने में चुनौती भी आई। खबर यह कि आखिरी वक्त में सुपारी किलर्स ने मर्डर करने से इनकार कर दिया। सोनम ने उनको 20 लाख रुपए का लालच दिया। इससे पता चलता है कि सोनम किसी भी हाल में राजा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। राजा के परिवार का दावा तो यह भी कि सोनम ने ही मर्डर के बाद राजा की लाश को उठाकर खाई में फेंका। राजा के खून के छींटे जो है सोनम के कपड़े आए थे और राज जो अपने आकाश है, आकाश की जॉकेट पे भी छींटे आए थे। फिर इन लोगों ने प्लानिंग करके उठा के फेंकने गए थे। वो जो 3 लोग थे, आकाश ये लोग 3 लोग थे, तीनों से मिलकर बॉडी उठी नहीं इन लोगों से, तो सोनम ने उठा के बॉडी फेंकी साथ में नीचे। सोनम ने भी डेड बॉडी को उठा के बॉडी फेंकी नीचे, क्योंकि सोनम की हाइट ज़्यादा बड़ी है। जो 3 लोग आरोपी थे उनकी हाइट कम थी। सोनम ने फिर हाथ लगा के बॉडी उठा के फेंकी नीचे। मगर इतने पर सोनम नहीं मानी। सोनम कितनी शातिर थी और राज कुशवाहा के लिए कैसे दीवानी थी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजा की हत्या करवाने के बाद सोनम इंदौर पहुंची। सोनम 2 दिन इंदौर में राज के साथ रही। खुलासे के मुताबिक राज ने सोनम के लिए इंदौर में किराए का कमरा लिया। राजा मर्डर केस में बड़ी खबर सामने है। शिलांग पुलिस को सोनम की कस्टडी मिल गई है। हालांकि शिलांग पुलिस ने इस मामले में 10 दिन की पुलिस कस्टडी सोनम की मांगी थी, लेकिन सोनम की 8 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट के द्वारा पुलिस को दी गई। सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको, जहां सोनम समेत बाकी आरोपियों को आज कोर्ट के सामने पेश किया गया था। पुलिस की तरफ से मांग थी कि इन सभी आरोपियों की 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। कोर्ट की तरफ से 8 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर कर ली गई। अगले 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में सोनम समेत सारे आरोपी रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश सोनम की कस्टडी के बाद, 8 दिन की कस्टडी के बाद यही रहेगी कि जितने भी अनसुलझे सवाल हैं, जैसा कि पहला सवाल यही कि जो फिरौती की रकम दी गई, फिरौती दी गई, वो किसने दी है, पैसा किसने दिया है, कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है। और अब बात अमेरिका की, जहां जब आतंकवाद की बात होगी तब तक 9/11 के हमले का जिक्र जरूर होगा, जिसे अलकायदा ने अंजाम दिया। एक बार फिर अलकायदा के निशाने पर अमेरिका है और इस बार खुद अलकायदा के आतंकी सरगना साद बिन अतफ अल अवाकी ने धमकी दी। यह धमकी सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई, उपराष्ट्रपति को दी गई, अमेरिकी कारोबारी को दी गई, जान से मारने की धमकी। गजा का बदला, अमेरिका से लेगा अलकायदा। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे आतंकी और जान से मारने की धमकी। जिस आतंकी संगठन ने 9 सितंबर 2001 को अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला किया, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को तहस नहस कर पूरी दुनिया में दहशत फैलाई, वही अलकायदा एक बार फिर अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नाम साद बिन अतफ अल अवलाकी, काम अलकायदा का सीनियर कमांडर, इनाम 60 लाख रुपए। अमेरिका के इस दुश्मन ने अपने ऐलान से व्हाइट हाउस में हल्का मचा। अलकायदा के इस खूंखार आतंकी के निशाने पर इस बार खुद डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस है, दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी। और ट्रंप के दोस्त से दुश्मन बने एलन मस्क भी अलकायदा के टारगेट पर हैं। साद बिन अतफ अल अवलाकी बाकायदा वीडियो बनाकर इन तीनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अलकायदा के इस आतंकी ने अपने आतंकियों समेत अमेरिकी मुसलमानों से भी ट्रंप, जेडी वेंस और एलन मस्क की हत्या की अपील की। लंबे अरसे से शांत बैठे आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी भरे इस वीडियो के बाद अब यही आतंकी कह रहा है, गजा में हमारे लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद कोई लाल देखा नहीं। काफिर अमेरिकियों को मारने के बारे में किसी से सलाह न ले, यहूदियों के लिए एक भी सुरक्षित स्थान न छोड़े, जैसे उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए कोई घर, कोई आश्रय या राहत नहीं छोड़ी। ये आतंकी कितना खतरनाक, ये ऐलान से साफ जाहिर होता है। अब देखिए कि हिट लिस्ट में और कौन कौन शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क, विदेश मंत्री मार्को रूबिया और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ। इन पांचों को मारने की धमकी के बाद 7 दिन को 10 मार्च 2024 को
AQAP का कमांडर बनाया गया। उसे खालिद अल बातरासी की अचानक मौत के बाद कमांडर बनाया गया, जिस पर 60 लाख रुपए का इनाम भी है। इस खूंखार आतंकी के नेतृत्व में अलकायदा ने अमेरिका में आतंकवादी हमले की योजना बनाई। ऐसे में पेंटागन अलर्ट भी है और बेहद गंभीर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ गृहयुद्ध की चिंगारी। सबसे ताकतवर देश अवैध घुसपैठियों के आगे बेबस है, क्योंकि घुसपैठियों और दंगाइयों ने आगजनी और तोड़फोड़ और अब मल्टीनेशनल कंपनीज के शुरू में लूटपाट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लॉस एंजलिस से शुरू हुई यह आग अमेरिका के 12 राज्यों तक पहुंच चुकी है। अवैध घुसपैठिए अमेरिका में दंगा और लूटपाट कर रहे हैं। 12 राज्यों में प्रदर्शन, नेशनल गार्ड्स, मरीन कमांडो इन एक्शन। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने के खिलाफ 12 राज्यों के 25 से ज्यादा शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में घुसपैठियों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, पत्थरबाजी, आगजनी और जमकर लूटपाट की। उपद्रवियों के निशाने पर अब एप्पल स्टोर भी आ गए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली है। लॉस एंजलिस में हालात ऐसे हो गए हैं कि इमरजेंसी का ऐलान करने के साथ ही शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉस एंजलिस के साथ ही कई शहरों में दंगाइयों ने एप्पल स्टोर को निशाना बनाया। पुलिस के सामने लूटपाट, तोड़फोड़ और एप्पल गैजेट्स लेकर भागते दिखे। अमेरिका के अलग अलग इलाकों के कई एप्पल स्टोर्स को नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया। हालात ऐसे हो गए हैं कि हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो वो विद्रोह कानून लागू कर सकते हैं। पहले दंगाइयों ने सड़क पर पुलिस और गाड़ियों को निशाना बनाया और अब राउंड 2 में लूटपाट की जा रही है। सड़क पर सायरन बज रहा है और स्टोर के अंदर लूटपाट चल रही है। स्टोर में आईपैड, फोन और महंगे महंगे गैजेट्स गिरे पड़े हैं। लेकिन इन दंगाइयों को ये नहीं पता कि स्टोर में जो भी फोन रखे जाते हैं वो डिस्प्ले मॉडल होते हैं। वो यूज के लिए नहीं होते, बल्कि सिर्फ डेमो के लिए होते हैं। ऐसे में एप्पल टावर थिएटर से भी बदमाशों ने बड़ी संख्या में फोन लूट लिए। जैसे ही कंपनी को चोरी की सूचना मिली तो फोन लॉक कर दिए गए और अलार्म बजाकर फोन लौटाने का मैसेज डिस्प्ले किया। इस डिस्प्ले में लिखा था कि एप्पल टावर थिएटर में वापस आएं, इस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर दिया गया है और ट्रैक किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा। दंगाइयों को कंट्रोल करने में अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के पसीने छूट गए, इसलिए अब 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है, जबकि 2000 गार्ड्स पहले से तैनात थे। साथ ही 700 मरीन कमांडो भी मुस्तैद हैं। पुलिस अब तक 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 3 लोगों को चोरी के आरोप में अरेस्ट किया जा चुका है। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को अरेस्ट और डिपोर्ट करने का टारगेट है। हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि लॉस एंजल्स में कुल 9 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासी हैं। अमेरिका से आ रही ये तस्वीरें उन देशों के लिए सबक हैं जो अवैध घुसपैठ को ढील दे रहे हैं। हिंदुस्तान में भी नागरिकता कानून को लेकर ऐसे ही प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन अमेरिका में हालात ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस हिंसा, बवाल और बिगड़ते हालात के बीच ट्रंप लॉस एंजलिस से 9 लाख अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल पाएंगे या फिर उन्हें दंगाइयों से समझौता करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर दिल्ली की, जहां चुनाव में झुग्गियां एक बड़ा मुद्दा थीं। अवैध झुग्गियों को हटाने का मुद्दा था। जहां झुग्गी वहां मकान का वायदा था। चुनाव बीत चुका है। बीतने के बाद कितने मकान मिले इसका कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन जब पूर्व सीएम आतिशी की विधानसभा कालकाजी में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो बड़ा विवाद छिड़ गया। विवाद क्यों हुआ, देखिए रिपोर्ट में। जो सामने वाली सड़क है वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दी गई है। किसी के भी जाने की मनाही है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको जेसीबी और बुलडोजर मशीनें नजर आएंगी, वो देखिए वहां पर घरों को तोड़ा जा रहा है। पूर्व सीएम की विधानसभा दिल्ली में बुलडोजर चला। पैरामिलिट्री और पुलिस तैनात, एक्शन बना सियासी विवाद। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। गोविंदपुरी में करीब 1200 अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। भूमिहीन कैंप इलाके में डीडीए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। जगह जो है आपको दिखा देते हैं कि चारों तरफ जो है वो
बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। अतिक्रमण किया हुआ था, डीडीए की ज़मीन थी। थोड़े से आगे की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तमाम लोग थे और ये देख लीजिए सामान जो, क्योंकि डीडीए ने पहले ही कह दिया था कि जो सामान है अपने घरों से निकाल लीजिए, नहीं तो फिर बुलडोज़र कार्रवाई होगी, तो आप खुद जिम्मेदार होगे अपने सामान का। और दूसरी तरफ वो भी देख लीजिए तस्वीर कि तमाम जो लोग थे वो यहाँ रहते थे। अब क्योंकि पहले इनको नोटिस किया गया कि आप घर खाली कर दीजिए, तो उसके बाद जो है इन तमाम लोगों ने घर खाली कर दिए हैं और जो बुलडोज़र हैं वो अपने एक्शन में हैं। बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसमें 10 जून तक जमीन खाली करने का अल्टीमेटम था। लेकिन जब अवैध कब्जेदारों ने जमीन खाली नहीं की तो बुलडोजर से जबरन कब्जा हटाया गया। लेकिन अब इस बुलडोजर एक्शन पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि कालकाजी विधानसभा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधा और बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार, उन्होंने कोर्ट में अपने वकील खड़े करके कहा कि हम इन्हें मकान नहीं देंगे, इनकी झुग्गियां तोड़ दो। ये कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? ये कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। अब रेखा गुप्ता जी उसी कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छिप रही हैं, जबकि उनकी ही सरकार कोर्ट में जाकर इन झुग्गियों को तोड़ने की बात करती है। आतिशी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाया जा रहा है। ये जो झूठ बोला जा रहा है, इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। इन्होंने दिल्ली के लोगों को, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? आज तुम बेईमान, अगर तुम इन झुग्गी वालों को मकान देकर चले गए होते तो इन बेचारों की आपको चिंता करने की जरूरत ना रहती। अच्छे अच्छे मकानों में बैठे होते ये। लेकिन भाजपा ये काम करेगी। मोदी जी ने कहा है जहां झुग्गी वहीं मकान। दरअसल जिस इलाके में एक्शन हो रहा है वहां नगर निगम चुनाव के समय 1800 से ज्यादा लोगों को फ्लैट दिया गया था। इसके बावजूद 1200 लोग कोर्ट चले गए थे और अपने घरों पर स्टे लेकर आए थे। लेकिन अब कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन अवैध कब्जेदार नाराज हैं। 2 शहरों में आज बुलडोजर चला। महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां मुस्लिम मोहल्ले में आज बुलडोजर चला, किसी की हिम्मत नहीं हुई प्रदर्शन करने की या एक्शन को रोकने की। वहीं बैतूल में अवैध मदरसे पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। वहां आंशिक विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रशासन सख्त रहा। अब आपको दिखाते हैं उज्जैन के बेगम बाग इलाके की तस्वीर, जहां महाकाल मंदिर जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाला एक मुस्लिम मोहल्ला है। सुबह सुबह बुलडोजर वहां पहुंचा। बुलडोजर पहुंचने के बाद बुलडोजर ने एक्शन किया, लेकिन यहां पर एक्शन क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह आपको जाननी चाहिए इस रिपोर्ट में। उज्जैन का बेगम बाग मुस्लिम मोहल्ले में बुलडोजर प्रहार। जब सुबह खुली आंख, सामने दिखा बुलडोजर तैनात। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोग सुबह सुबह उठे और सामने बुलडोजर तैनात दिखा। जिस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो महाकाल मंदिर पहुंचने का मार्ग है। साथ ही इलाका भी मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से अति संवेदनशील माना जाता है। इसलिए मौके पर सिर्फ बुलडोजर नहीं बल्कि 250 पुलिसकर्मी और नगर निगम कर्मियों को भी तैनात किया गया। 1 दर्जन से अधिक जेसीबी और पोकलेन ने जब एक्शन शुरू किया तो कोई विरोध भी दर्ज न करा सका, क्योंकि कार्रवाई लीज समाप्त होने के बाद की गई, क्योंकि कब्जेदारों ने रिन्यूअल नहीं कराया था। साथ ही हाई कोर्ट से लिया स्टे भी खत्म हो गया, तब जाकर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। महाकाल
मंदिर आने वाले काफ़ी दर्शनार्थियों का मार्ग है। इस मार्ग को हम लोगों ने सुबह से पूरा डाइवर्ट करा रखा है। इस बार हम लोगों ने तमाम पक्षों से पहले ही बात करी है, लोगों को समझाया है, लोगों को बताया कि नियम और कानून प्रक्रिया प्रविधि क्या है, लोग समझे हैं, लोगों ने सहयोग भी किया है।